ब्रैकेट एक्स मतलब वही इंटीग्रल पार्ट पूछा गया है, इवन है कि ऑड है। तो √3+1 पे ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है थोड़ा सा, इसमें √3+1 पे 2n कर लेना। √3+1 पर वो n लिखा हुआ है, इसको 2n कर लेना, इसको 2n कर लेना, ठीक है ना। ये i प्लस f है, शांत जाओ। क्या करते थे, क्या लेंगे इसी का कॉन्जुगेट पार्ट, तो इसी का कॉन्जुगेट पार्ट कितना आएगा, √3 - 1 टू द पावर कितना 2n, ये कितना होगा f डैश। अब बस तुम्हें ये सोचना है कि इन दोनों को ऐड करें कि सेपरेट करें, कि इरेशनल वाले टर्म्स कट जाएं, ऐड करें कि सेपरेट करें कि इरेशनल वाले टर्म्स कट जाएं। देखो सिंपल सी बात है, n1 रख दो, n1 रखोगे तो √3+1 का होल स्क्वायर और ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस का 2√3 बनेगा, यहाँ पे माइनस का 2√3 बनेगा। n के लिए क्या रख दो 1, तो ये √3+1 का होल स्क्वायर, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2√3 यहां से आता, यहां से क्या आता माइनस का 2√3, काटने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा प्लस। समझ में आया, नहीं तो कुछ ऐसा कर लिया करो, नहीं तो ऐसे सोच लो कि इसकी पावर इवन और ऑड यहां दोनों पॉजिटिव आते, यहां पर अगर तुम इसकी पावर इवन चढ़ाते तो देखो नेट पावर इवन है, नेट पावर कैसी है इवन, तो अगर यहां इवन जाएगा तो यहां भी कैसे आएगा इवन, और यहां इवन जाएगा तो पक्का वो कैसा आएगा पॉजिटिव, और ऑड वाले पे कैसा आएगा नेगेटिव, और हमें ऑड वाले काटने तो बीच में क्या देना पड़ेगा प्लस। समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा ट्वाइस ऑफ इंटीजर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि i प्लस एफ प्लस एफ डैश, ये तुम्हारा क्या होगा एक इवन नंबर होगा, और याद करो ये इंटीजर, तो इसको क्या होना पड़ता था इंटीजर, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हमने देखा था क्या होता था 1, तो i तुम्हारे क्या हो जाएगा ऑड, नहीं है क्या, ठीक है ना। तो उसको पावर में 2n कर लेना, फिर आंसर बॉम्बे आएगा, इस पावर को 2n कर लेना, है ना। आया नहीं आया पक्का, क्या नहीं समझ में आया। हाँ सीधा n के लिए 1 2 छाप दो, और क्या उससे भी देख सकते हो। हाँ चलो आगे चले, 8वें का, 8वें का नहीं 10वां नहीं आएगा, 10वें बस m और n निकाल लो, m और n निकालना आया, m और n कैसे निकालोगे, मतलब अच्छा था 1/1 फैक्टोरियल और कितना 11 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अपॉन कितना 9 फैक्टोरियल, और कितना 1/5 फैक्टोरियल और कितना 7 फैक्टोरियल, ये अपना, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर n अपॉन m फैक्टोरियल के बराबर है, ये 2 की पावर n अपॉन m फैक्टोरियल के बराबर है। अच्छे से अगर गौर करोगे तो 11 और 1 कितना होता है 12, 9 और 3 12, 5 और 7 12, तो मैं क्या कर रहा हूं एक 12 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, मैं पूरे में एक 12 फैक्टोरियल का क्या दे रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या ये कुछ अच्छा लिखा हुआ है, सोचो 12 फैक्टोरियल अपॉन 1 और 11, 12c1, ये कुछ अच्छा लिखा हुआ है 12c3, ये 12c5, बोलो आया। अब वो मैं इन तीनों का समझिए 12c1 12c3 और 12c5 का, तो समझना ये काइंड ऑफ ऑड वाली सीरीज दिख रही है, बट इसमें कुछ कुछ टर्म्स मिसिंग है, कौन कौन से 12c7 12c9 और 12c11, सोचो। और अच्छी बात यह है कि 12c1 और 12c11 सेम होते हैं, 12c3 और 12c9 सेम होते हैं, 12c5 और 12c7 सेम होते हैं, मीन्स अगर इसकी वैल्यू अगर x होगी तो इसकी वैल्यू भी x होगी, तो 2x मिलाकर ऑड वाली पूरी सीरीज बनेगी, और ऑड वाली पूरी सीरीज का सम कितना था 2 की पावर n-1, तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 10। चला
तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2 की पावर 10 और एक 12 फैक्टोरियल पहले से बैठा हुआ था। यहां से कंपेयर करें तो n कितना जाएगा 10 और m कितना जाएगा 12। यहां तक आया। आगे का नहीं बनेगा अभी। पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। पक्का गया। सही में आ गया। कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई। चला आगे। चलो 11th का चेन्नई। और कौन सा 14 का आगरा। 8 दी पावर प्राइम को प्राइम से डिवाइड कर रहे हैं है ना। 16 का चेन्नई है। पक्का कितना 18 का 251 और 19 का चेन्नई। ज्यादा शायद 2 ही रैशनल टर्म आएंगे इसमें। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म 2 ही आएंगे शायद से। एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला 2 आएंगे बस। चला आगे 20 का 20 का चेन्नई। 8 दी पावर n प्लस b टू दी पावर n जहां पे n ऑड है a प्लस b सी डिविजिबल होगा उससे क्या था ना। पक्का बन रहा है ना भाई। 22 का हाँ इसका आर टर्म दिखना। अच्छा ये इसका आर टर्म अगर देखते तो कितना था आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना आर फैक्टोरियल। आर इक्वल टू कहां से 1 से लेके n तक। देखो आर फैक्टोरियल का समेशन तो बहुत ही मुश्किल होता है तो पक्का जुगाड़ होगी। और जुगाड़ ऑब्वियसली जिसमें टर्म्स कटते पिटते जाएं कौन सी होती है वीएन। इसमें टर्म्स आते ना कटते पिटते जाते थे तो जुगाड़ पक्का वीएन लगेगा। अब वीएन अगर लगेगा तो आर फैक्टोरियल है तो कहीं ना कहीं आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी आना चाहिए। तो देखो ये आर स्क्वायर प्लस 1 था तो मैं क्या कर रहा हूं एक प्लस 2 आर माइनस 2 आर कर दो। एक प्लस 2 आर और एक माइनस का 2 आर और करना चाहिए। तो ये बनेगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल और एक माइनस का 2 आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो 2 आर इंटू आर फैक्टोरियल थे तो मैंने एक अलग कर दिया। एक आर प्लस 1 और एक आर फैक्टोरियल मिलकर क्या बनाएंगे आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो आर प्लस 1 इंटू कितना आर प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस आर इंटू आर का फैक्टोरियल ये और एक आर इंटू आर फैक्टोरियल अलग। इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है क्या ये कुछ अच्छा दिख रहा है। ये वीएन दिख रहा है नहीं दिख रहा। वीएन कैसे देखते हैं वीएन कैसे देखते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे आर के लिए कुछ भी चाह दो ना। या सिंपली सोचो ये अगर एफ ऑफ आर होता इसको अगर मैं एफ ऑफ आर नाम दूं तो यहाँ आर को देखो आर प्लस से रिप्लेस करो तो जहां जहां आर है उसको आर प्लस से रिप्लेस करो। जहां जहां आर है उसको आर प्लस से रिप्लेस करो एग्जैक्टली यही बन रहा है। तो ये कितना लिखा हुआ है एफ ऑफ आर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो अगर ये एफ ऑफ आर प्लस 1 और ये क्या है एफ ऑफ आर है तो बिल्कुल भी है ना। और डिफरेंस कितने का 1 का। कौन कौन से टर्म बचते थे फर्स्ट का एक और एक लास्ट का एक। लास्ट का बड़े वाले में तो n प्लस 1 इंटू कितना n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 रखते छोटे वाले में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये इस वाले पार्ट का सिग्मा आता बचता ही वाला पार्ट। इसका कैसे करें ये तो कर रखा अपन ने r इंटू आर फैक्टोरियल का सिग्मा 1 से लेके n तक कैसे करें। पढ़ाई नहीं कर रहे तुम लोग।
+1 -1, याद करो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या बनेगा, r+1 का फैक्टोरियल -1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस का r फैक्टोरियल 1 से लेके कितना n तक। तो ठीक है ना, वापस से इसका लास्ट और इसका फर्स्ट और बीच में क्या है माइनस, तो 1 से 1 कटता, यहां से दोनों में से n+1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, कितना बचेगा n+1 -1 n बचेगा, n इंटू n+1 फैक्टोरियल बम आएगा। थोड़ा बताया ये आया नहीं आया, ठीक है, ये ध्यान देना आगे भी बहुत बार आएगा। कितना चला गए बोलो, चलो कहाँ पहुंच गया अगला 24 24 आज पढ़ेंगे अपन वैसे। 22 का कितना आ गया अपना, बॉम्बे आ गया ना, 24 आज देखेंगे आ जाएगा ना, 25 पर जाओ, 25 का आगरा चेन्नई आया नहीं आया, देखो 7⁹9 और 9⁷7 और ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो 8 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 8 के मल्टीपल नहीं नीचे, और ऊपर क्या था 7⁹9 सॉरी और 9⁷7 और ऑप्शन में 8 के मल्टीपल है, तो क्या करें, इसको 8 -1 और इसको 8 + 1 लिख सकते हैं, इसको लिख रहा हूं 8 - 1 टू द पावर कितना 9 और इसको 1 + 8 टू द पावर कितना 7, एक्सपांड कर दूं, इसमें सबसे देखो जब इस पे 9 जाता तो कितना आता -1, जब पूरी पावर इस पे भेजोगे तो -1 बनेगा ना, फिर कितना आता 9C 1, ठीक है ना, इस पे 8 और इस पे 1 तो 8 पे कितना 1, फिर शेषन में आ गया 9C 2 8 पे कितना 2 एंड सो ऑन। बोलो इसका एक्सपांशन करते तो कितना आता 1 + 7C1 इंटू कितना 8 7C2 इंटू कितना 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बोलो है ना, यहां से अगर देखें तो -1 से +1 कटता, बोलो 9 और 8 72, ठीक है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का ना, 8 और 8 कॉमन आता, 9 और 7 कितना होता 16, तो देखो इनमें से 8 कॉमन ले लो, इनमें से 8 कॉमन ले ले तो 9 + 7 कितना बनेगा 16, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। और इन सब में ध्यान देना, इन सब में अब 8² तो कॉमन आएगा आएगा, तो जो आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो 8² के मल्टीपल होंगे, इसके भी आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो भी 8² के मल्टीपल होंगे ही होंगे, मतलब उसके आगे तो सोचो 8² मतलब 64 का मल्टीपल बैठे हुआ है, और ये भी सोचो 64 का ही मल्टीपल है। मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया, 1 से 1 कट गया, इन दोनों में से 8 कॉमन लिया, 7 + 9 कितना आ गया 16, और मैंने कहा इसके आगे जितने भी टर्म्स होते सबके सब 64 के मल्टीपल होते होते, इसके आगे जितने भी टर्म्स होते सबके सब 64 के मल्टीपल होते होते, तो आगे एक 64 का मल्टीपल लिखा हुआ है, और अच्छी बात है ये भी देखो 64 बन ही गया, मतलब पूरे में से मैं एक 64 कॉमन ले सकता हूं, समझ गए ना। तो चेन्नई तो आंसर हो गई होगा, और चेन्नई होगा तो आगरा भी हो गई होगा, आगरा एंड चेन्नई। नहीं है क्या, चलाए को, चलो 26 का
आगरा बॉम्बे चेन्नई तीनों आ रहे हैं। 101 की पावर 100 को वापस से बारे में लगा दे, बोलो। तो 101 टू द पावर 100 अंदर क्या था, 101 टू द पावर 100 माइनस 1। तो 101 को मैं लिखता हूं 1 प्लस 100 टू द पावर कितना 100, बोलो। इसका एक्सपांशन कर दे, कितना था 1 प्लस 100 C1 इंटू 100 C1 इंटू कितना 100। अगले में क्या था 100 C2 इंटू कितना 100 का स्क्वायर। और लास्ट में क्या बैठेगा अपना -1, 1 से 1 कटता। तो देखो 10 की पावर 4 तो कॉमन आ ही जाएगा सब में से। देखो 10 की पावर 4 यहाँ भी आगे तो मिलता ही मिलता। सब में से 10 की पावर 4 तो कॉमन आ ही रहा है। तो 10 की पावर 4 आगरा बॉम्बे एंड चेन्नई। ये नहीं है क्या? चलो आगे यहाँ तक सबको 27 का नहीं है। ऑप्शन ऑफ x to the power n in this thing, देखना। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर मैं ये लिखूं x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, बात कम करो। मुझे इसमें बताओ, अगर मैं इसमें पूछा जाता कि भाई बताओ कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकाले मतलब वो। तो हमने क्या करा, हमने देखा अगर मुझे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो x बनाने के तरीके क्या क्या है। तो यहां से x लो, उसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, 6 आता। एक x यहां से उठाओ, उसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 आता। एक x यहां से लो, उसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आता 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आता 11। ये कुछ समझ में आया? लग नहीं रहा। सोचो कोफिशिएंट ऑफ x तुम कैसे निकालते, ऐसे तो करते नहीं आया। चलो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालते इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालते। सोचो x स्क्वायर कैसे कैसे बना सकते हो। दो जगह से x उठाते और एक जगह से क्या उठाते, कांस्टेंट। इन दो जगह से x उठाते और यहां से क्या उठाते, कांस्टेंट। इन दो जगह से x उठाते और यहां से क्या उठाते, कांस्टेंट। नहीं आया, ये तरीका नहीं है क्या? अब जरा इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या लिखा था, x प्लस कहा गया 2n+1 c0, x प्लस 2n+1 c1, x प्लस 2n+1 c2 अप टू कितना x प्लस 2n+1 cn। पहले तो मुझे बताओ इसमें कितने डब्बे हैं, टोटल कितने डब्बे हैं? n+1, 1 से लेके n तक n और एक 0 वाला n+1, तो टोटल इसमें n+1 डब्बे। तो इसकी डिग्री कितनी है, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, n+1 आएगी। जो हर जगह से x इंटू x का मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा, x की पावर n+1 आएगा, नहीं आएगा? और उसका कोफिशिएंट पक्का बनाएगा, उसका कोफिशिएंट पक्का क्या आएगा 1। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी आएगी, x की पावर n, बोलो आएगा नहीं आएगा? उसका कोफिशिएंट कुछ a आता, लेट्स सपोज उसका कोफिशिएंट कुछ क्या आता, a आता। क्या इस पॉलिनोमियल के हम रूट्स बता सकते हैं? क्या इस पॉलिनोमियल के रूट्स मुझे पता है? इस पॉलिनोमियल के रूट्स बता सकते हो क्या बच्चों? x प्लस अल्फा, x प्लस बीटा, x प्लस गामा, इसके रूट्स क्या है? ये 0 कब होगा, जब x क्या होगा, -2n+1 c0।
माइनस का 2n+1c 0, ये 0 कब होगा? माइनस का 2n+1c 1, ये 0 कब होगा? माइनस का 2n+1c 2 एंड सो ऑन। बच्चों इसके यही तो रूट्स होते। अब तक किसी पॉलिनोमियल में ये वाला कोएफिशिएंट कब यूज होता है? सम ऑफ रूट्स में कि किस में? इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स कितना लिखो बताओ? इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स कितना लिखते थे? माइनस बी बाई ए। शायद नहीं है क्या? सम ऑफ रूट्स ये तो लिखते थे माइनस बी अपॉन ए। एंड सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है? ये सारे हैं, तो इन सबका सम, तो इनमें नेगेटिव कॉमन ले लो, तो 2n+1 c0, 2n+1 c1 अप टू कितना? 2n+1 cn। दिस इज इक्वल टू कितना? माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या इन सबका सम हमें निकालना आता है? कौन सी सीरीज है ये? फर्स्ट हाफ वाली। तो फर्स्ट हाफ वाली सीरीज है, तो क्या इसमें बीच में कोई एक टर्म बचेगा कि एग्जैक्टली आधे आधे में बढ़ जाएंगे? बीच में कोई टर्म बचेगा कि एग्जैक्टली आधे आधे में बटेंगे? बचेगा। ऊपर क्या है? 2n+1। तो अगर 2n+1 की अगर कंप्लीट सीरीज होती तो उसमें टोटल कितने टर्म्स होते? 2n+2 टर्म्स होते ना। और 2n+2 क्या होता है? इवन की ऑड? 2n+2 क्या होता है? इवन। और अगर टोटल टर्म्स अगर इवन है तो एग्जैक्टली हाफ हाफ में बटता। टोटल टर्म्स इवन आएंगे ना। 2n+1 c0 से लेके 2n+1 c 2n+1 तक टोटल टर्म्स कितने होते? 2n+2 होते। तो टोटल टर्म्स इवन है, तो एग्जैक्टली हाफ हाफ में बटेगा ना। तो क्या तुम बता सकते हो कि फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म क्या आएगा? फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म क्या आता? तो जो जहां पर मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा, अब इनडायरेक्टली मिडिल टर्म ही तो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जहां पर क्या आता? मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2n+1 cr में कहां कहां आता था? तो इसका आधा कितना होता है? n+0.5। इसका आधा कितना होता है? n+0.5। 0.5 पीछे 0.5 आगे, तो एक n और एक n+1। तो पहला हाफ का लास्ट टर्म आता n पर और इधर आता n+1 पर। सही में आ रहा है? तो ये सोचो और कुछ नहीं, फर्स्ट हाफ का लास्ट टर्म ही दिया है, मींस इनडायरेक्टली फर्स्ट हाफ सीरीज है। और फर्स्ट हाफ का सम और सेकंड हाफ का सम सेम आता। और कितना आता? 2n+1। तो एक हाफ का क्या आएगा? इसका आधा। तो 2n+1 का आधा, तो कितना आएगा? 2n। पता नहीं आया नहीं आया। सर क्या सबसे पहले हमने क्या किया? हमने देखा इसके रूट्स क्या है। तो इसके रूट्स ये आ गए नेगेटिव ऑफ 2n+1 c0, नेगेटिव ऑफ 2n+1 c1 एंड सो ऑन। पहली चीज तो है ना। फिर हमने क्या देखा? सम ऑफ रूट्स निकाला। तो सम ऑफ रूट्स निकाला तो कितना है? माइनस का a। तो इनको जोड़ दिया, इसका सम कितना चाहिए? माइनस a। ये फर्स्ट हाफ सीरीज है, फर्स्ट हाफ का सम और लास्ट हाफ का सम सेम आता है। और दोनों का सम मिला के कितना आता है? 2n+1। एक हाफ का कितना आएगा? 2n+1 का आधा, मतलब 2n। बोलो चला आगे। सही बन रहा तुम लोगों को? इशारा है कि नहीं आ रहा कुछ? किधर पहुंच गया? 29। 39 प्रूफ था क्या? हो गया क्या? 9 को लिख दो 1+8 और पाइनेपल स्मैश लगा दो। पक्का ना? 31 हो गया था, क्लास का ही था। 32 भी क्लास में करा दिया था। 33 कौन सा है बड़ा? 101 50, ये बड़ा आ रहा है। ये पक्का हो गया था? कैसे हो गया था? हाँ, ये नहीं हुआ होगा यार। अच्छा था ये। अच्छा इलेक्शन था शायद। हाँ हाँ, ऐसा एक इलेक्शन भी है। 99 के 50 शांत जाओ, देखना। ना 100 के 50 था, 101 की 50 और कितना?
99 की पावर 50, ये हिस्सा है अपना। तो मैं 99 की पावर 50 को इधर भेज दिया। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलो ध्यान देना, अगर मैं इसको लिख दूं 100 + 1 की पावर 50 और इसको लिख दूं 1 - 100 की पावर कितना 50, ये कितना था 1 + 50c1 इंटू कितना 100 + 50c2 इंटू कितना 100 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बोलो यहां से माइनस माइनस, इसका एक्सपांशन करते तो कितना था 1 - 50c1 इंटू कितना 100 + 50c2 इंटू कितना 100 का स्क्वायर। दोनों को सेपरेट कर, दोनों को क्या कर रहे हैं सेपरेट, तो 1 कटेगा। बोलो है ना, ये दोनों ऐड हो जाते और ये दोनों ऐड होते तो 100 कॉमन आता है ना, ये दोनों ऐड होते 100 क्या आता कॉमन, 50 + 50 कितना होता 100, सही ना। बोलो है ना। चलो इससे कुछ फायदा हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो उल्टा एक्सपांड करते हैं, शांत जाओ। इसको मैं 100 + 1 to the power 50 और इसको मैं 100 - 1 to the power 50 लिख दूं। मैं उल्टी साइड से एक्सपांशन कर रहा हूं। पहले टर्म कितना था 100 की पावर 50, अगले टर्म कितना था 50c1 100 की पावर कितना 49 एंड सो ऑन, माइनस इसका एक्सपांशन करते तो पहले टर्म कितना था 100 की पावर 50 माइनस का 50c1 इंटू 100 की पावर कितना 49 और दोनों को सेपरेट किया है तो 100 की पावर 50 कटता। लेकिन देखना जो सेकेंड हाईएस्ट टर्म है वो ऐड होते, ये दोनों टर्म जुड़ते जुड़ते तो 100 की पावर 49 कॉमन आता, 100 की पावर 49 क्या आता कॉमन, और 50 + 50 कितना होता 100। तो देखो 100 की पावर 50 तो यही बन गया, इन दोनों का सम मिलकर ही क्या बन गया 100 to the power 50 और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या बैठता 100 to the power 50 बैठता। बट यहाँ और भी तो बहुत सारे टर्म्स बचेंगे अभी, 100 के 50 तो बचेगा ही बचेगा, प्लस और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, मिस पक्का ये वाला पार्ट इससे बड़ा रहा होगा। नहीं है क्या, समझ में मैंने क्या किया, इसका एक्सपांशन कर दिया, इसका एक्सपांशन कर दिया, 100 के 50 कट गया, इन दोनों का ऐड किया तो इन दोनों का सम मिलकर क्या हो गया 100 to the power 50 प्लस और भी बहुत सारे टर्म्स बचते, तो अल्टीमेटली ये तो इससे बड़ा ही आता ना, नहीं है ना। सही में आ रहा है यार 34 का 41 सही है, 34 का 41, 35 का 35 का आगरा, 36 का 2 या 3 कुछ आएगा, 3 है क्या, लीस्ट पॉसिबिलिटी है जस्ट ग्रेटर देन दिस, तो बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो ना। सीधे एक्सपांशन लगा दो, क्या दिक्कत है, 1 प्लस क्या लिखा हुआ ये 2 × 10 की पावर कितना 5, 2 × 10 to the power -5 बात कम करो, और 5 × 10 की पावर कितना 4, ये लिखा हुआ है ना। इसका एक्सपांशन करते कितना आता 1 प्लस NC1 इंटू दिस, तो NC1 इंटू दिस 2 × 10 की पावर कितना -5, अगला कितना है NC2 तो दिस C2 इंटू इसका स्क्वायर, तो 2 × 10 की पावर -5 का कितना होल स्क्वायर, बोलो
ऐसे आगे चलता रहता। यहां से देखना 1 + 5 × 2 कितना होता 10। तो 10 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -5, तो ये 1 ही बनता। 10 की पावर 4 से 10 की पावर -5 कटता तो 10 की पावर -1 बचता, और 5 × 2 कितना होता है 10। यार है नहीं आ रहा। यहां से अगर देखोगे, देखो तो ये NC2 कितना होता है n × n-1/2, और ये इतना बड़ा नंबर है कि n और n-1 को लगभग सेम ही मान सकते हो। n और n-1 को लगभग सेम ही मान सकते हो। और यहां से कितना था 4 × कितना 10 की पावर -10, बोलो या था। तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर -1 कटता, देख 10 की पावर -2 बचता, बोलो 5 और 2 10, 5 और 2 10, ठीक कितना था 50। तो 50 × कितना 10 की पावर -2, तो कितना आएगा 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस ना, तो देखो ये 2 पॉइंट समथिंग में रुक जाएगा, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा 3 आएगा, ऐसे 3 आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, चलो और कौन सा बचा 37, 37 कितना रहा है 7, 37 का 7 ना, क्या ये बताना क्या 37 वाला। रिमाइंडर when 6⁻83 and 8⁻83 is divided by 49। देखो 49 अगर देखोगे तो 7⁻2 है, और एक 6 है और एक 8 है, दोनों ही 7 के आसपास है। तो एक को लिख दो 1 + 7 और एक को लिख दो 1 - का 7। तो एक बनता 7 - 1 टू द पावर कितना 83, और एक बनता 1 + 7 टू द पावर 83। बोलो है ना। इसका एक्सपांशन करते तो सारी पावर अगर इस पे चढ़ाते तो कितना आता -1। अगला टर्म कितना था 83C1 × 7 पे 1, अगला 83C2 × 7 पे कितना 2, बोलो है ना, प्लस इसका एक्सपांशन करते तो पहले टर्म कितना था 1, फिर 83C1 7 टू द पावर 1, अगला 83C2 7 टू द पावर 2, बोलो है ना। देखो 1 से -1 कटता, बोलो आ रहा नहीं आ रहा, ये भी कट जाता, इन दोनों को ऐड करते तो कितना था 83 × कितना 14, करना क्या है इसको 49 से डिवाइड करना है क्या, है ना। तो देखो इसके आगे जितने भी होते वो तो सब 49 के मल्टीपल ही आते, वो तो सारे क्या आते 49 के मल्टीपल ही आते, बचता बस ही बचता, है ना। तो 83 × 14, ठीक है, इसको बस हमें किससे देना है डिवाइड 49 से, ठीक है ना। चलो अब देखना 83 को अगर मैं 49 से डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा 24 ना। 83 को मैं लिख सकता हूं कितना 49 प्लस का कितना 24 इंटू कितना 14। तो जो ये पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल होता, बचता कितना 24 इंटू कितना 14, बोलो है ना। और ये कितना बनेगा 24 इंटू 14 ना 240, और कितना आएगा 4 96 ना, तो कितना आएगा तुम्हारा 340 336, तो 336 मॉड्यूलो 14 कितना 49 कितना आएगा 5 से आते कितना था 250, 6 से जाते तो 300 के आसपास ना, 6 से आएगा 6 से कितना था 300 से 6 कम 294 ना 294 42 आता ना, है ना, सही ना। करना क्या है
कुछ गड़बड़ किया क्या? क्या कर दिया? 34 होगा, कहाँ था? 34 होगा, सॉरी 34 होगा, सही कह रहे हो। अच्छा 34 इंटू 14 होगा ना, 34 इंटू 14 होगा, ठीक है ना? तो कितना आएगा? 340 और कितना आएगा? 120 और 16 136, कितना आ रहा है? 476 है ना? 476 बाय कितना? 49। 490 होता तो कितना आता? 14, 14 कम 35 आएगा ना, 35 पे 5 7 आएगा। इसमें में आ रहा है क्या क्या हो रहा है ये? हाँ नहीं आ रहा ना? कुल मिला के बस ये क्वेश्चन बच गया था कि इसको 49 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बस वही सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। चले क्या? चलो इसका बताइए। हटा तो इसको क्या? हटा तू क्या? हाँ छाप रहे हो? चलो कितना हो गया था? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स में हो गए थे ना? चलो शांत जाओ, अगला कंसेप्ट देखते हैं। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म, शांत जाओ। ठीक ना, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देखना किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना सीखा था। मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकाल देते हैं? सीधा जो मिडिल टर्म होता था वही तुम्हारा मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला टर्म होता था। अब हमें पता करना है किसी भी एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म कौन सा है। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं 2 + 3x की पावर 12 इसका अगर एक्सपांशन करूं तो क्या आएगा? सबसे पहले पूरी की पूरी पावर 2 पे आएगी, फिर क्या आएगा? 12c1 2 पे 11 और 3x पे कितना आएगा? 1, फिर कितना आएगा? 12c2 2 पे कितना? 10 और 3x पे कितना आएगा? 2 एंड सो ऑन। इस बार हमें पता करना है कि इनमें सबसे लार्जेस्ट टर्म कौन सा है। अभी तक तो समझना हमने बस ये पता किया था कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा आएगा। तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर 12CR चल रहा है, 12CR अगर चल रहा है तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा? मिड पॉइंट पर पता कितना आएगा? 12c6। बट इस बार हमें ये पता करना है कि इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। मींस इस बार मुझे 2 और 3 का भी इफेक्ट काउंट करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का भी इफेक्ट काउंट करते हुए सबसे बड़ा टर्म कौन सा बनेगा, अब उनको ये पता करना है। पहले क्वेश्चन क्या है? पहले तो मैंने ये कह दिया था कि भाई 12c6 जो होगा वो 12c4 12c5 सबसे बड़ा होगा, बट यहाँ पे अब 2 भी है 3 भी है, तो हो सकता है कि 12c6 में
क्या आता? 12c में क्या आता? 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 आता। हो सकता है जब मैं 12c7 लिखूंगा तो 2 की पावर 5 बनेगा और 3 की पावर क्या बनेगा? 7। तो हो सकता है ये इससे बड़ा निकल जाए। समझ में आ रहा है? मीन्स कुल मिला के अब हमें इनके भी इफेक्ट काउंट करने हैं, और इनके इफेक्ट काउंट करते हुए कौन सा सबसे बड़ा टर्म होगा अपन को ये पता करना है। लिसन में क्वेश्चन है क्या? चल तो मान लेते हैं when x is equal to 3/4, find numerically greatest term। मीन्स x की वैल्यू यहां 3/4 छाप दो पूरे एक्सप्रेशन में, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो फाइंड करो। ठीक है, देखना इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए इस एक्सपांशन का tr+1 अपॉन tr टर्म लिखो। इस एक्सपांशन का tr+1 अपॉन tr टर्म लिखो और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर दो। ऐसे क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। तो क्या तुम बता सकते हो इस एक्सपांशन का tr+1 टर्म क्या आएगा? इस एक्सपांशन का tr+1 12c(r), इस पे क्या जाएगा r, 3x पे क्या आएगा r, और 2 पे कितना आएगा 12 माइनस का r। इस एक्सपांशन का r टर्म, तो यहाँ r है तो यहाँ पे एक कम यूज होता है 12c(r-1), 3x पे कितना यूज होगा r-1, और 2 पे कितना आएगा 13 माइनस r होगा ना, 12 माइनस ऑफ r-1। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। थोड़ा बता रहा है क्या तुम 12cr और 12cr-1 का रेशियो क्या कुछ अच्छा होता है क्या? 12cr और 12cr-1 का रेशियो क्या कुछ अच्छा होता है क्या? होता है अच्छा? देखो एक आगे पीछे है तो बड़ा वाला ऑपोजिट n में से इसको माइनस करते तो कितना आता 12 माइनस इस तो कितना 13 माइनस का r बाय कितना r। ये बस था। ऊपर एक 3x ज्यादा है नीचे एक 3x कम है, तो ऊपर से एक 3x बचेगा, नीचे एक 2 ज्यादा है, नीचे एक 2 ज्यादा है तो नीचे एक 2 बचेगा। और इसको हमें सॉल्व करना है किसके लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। समझ आप क्या कर रहे हैं? अब x की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू कितना 3/4, 3/4 छाप दे तो 13 माइनस r बाय r, तो कितना आएगा 3 इंटू 3/4 बाय कितना 2, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। ये आ गया। यहां से कितना आएगा 13 इंटू कितना 9, 117 माइनस का कितना 9r, और ये 8r इधर जाएगा बोलो तो 117 बाय कितना 17 ये आएगा। कुछ नहीं आ रहा क्या? यहां सॉल्व करते तो कितना था 51, 102, 119 पहुंचेगा ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो r लेस देन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6.8 के आसपास ले लो, 6.9 मान लो, कुछ ही आ गया। पहले यहां तक समझ में मैंने क्या किया। अब जरा ये फील करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब अच्छे से सुनना, ठीक है? हमने क्या करा, अच्छे से दो मैंने इससे पूछा हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व किया कि tr+1 अपॉन tr बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किन किन r के लिए। हमने ये तो सॉल्व किया कि tr+1 अपॉन tr ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किन किन r के लिए होगा। हमने ये पता करने की कोशिश करी, तो हमें क्या पता चला कि जब जब r 6.8 से छोटा रखेंगे तब तब ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। जब जब r तुम 6.8 से छोटा रखोगे तब तब ये इनइक्वालिटी कैसी होगी? ट्रू होगी। मींस r इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा, r इक्वल टू अगर मैं मान लो 3 रखता तो tr+1 अपॉन tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
अगर मैं R3 रखता, R में अगर क्या रखूं 3, तो कितना बनेगा T4 अपॉन T3, ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अगर मैं R4 रखता, अगर मैं R क्या रखता 4 रखो, तो कितना बनेगा T5 अपॉन T4, ये भी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अगर मैं R5 रखता तो क्या बनता T6 बाय T5, ये इनइक्वालिटी तब भी ट्रू होती। अगर मैं R के रखता 6 रखता तो T7 बाय T6, तब भी इनइक्वालिटी ट्रू होती। R इक्वल टू 6 तक इनइक्वालिटी कैसी होती ट्रू होती, क्योंकि ये है ना R लेस देन इक्वल टू, जब तक 6 से छोटा है तब ये कैसी है ट्रू है। लेकिन जैसे ही तुम R इक्वल टू 7 रखते, R इक्वल टू क्या रखते 7, तो R इक्वल टू 7 रखो, तो क्या बनेगा T8 अपॉन कितना T7, ये इनइक्वालिटी सोचो रिवर्स हो जाती। और उसके बाद इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स ही चलती, तो T9 अपॉन कितना T8, ये भी लेसन बनाता। अब जरा ये सोचो ये क्या कहना चाह रहा है, T6 और T5 का रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब T6 और T5 का रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि T6 T5 से कैसा है बड़ा। सोचो इसको इधर ले जाओ ना, T6 क्या है T5 से बड़ा। ये क्या कह रहा है T7 बड़ा है किससे T6 से, और ये क्या कह रहा है T7 बड़ा है T8 से। तो देखा सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो T7 देखो T6 से बड़ा और T7 T8 से भी बड़ा, तो T7 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। नहीं है ना, एक बार दोबारा सुनो। देखो पहले तो क्वेश्चन क्या है ये समझो, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस बार अगर तुम इसका एक्सपांशन करोगे, उस एक्सपांशन में x के लिए 3/4 छापोगे तो बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, उन सब टर्म्स में से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो यही एकमात्र तरीका होता है इसको करने का, प्रोसेस यही है कि तुम सीधा TR+1 और TR को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करोगे। TR+1 लिखना आता है, TR लिखना आता है, कटापिटी करोगे, x के लिए जो भी दिए वो छापोगे, इसको सॉल्व करोगे, R में तुम्हें एक इनइक्वालिटी मिलेगी। अब ये R में इनइक्वालिटी क्या बता रहा है कि भाई जब जब R इस रेंज से छोटा होगा या इस रेंज के अंदर होगा तब तब ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, नहीं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा R है, सबसे बड़ा इंटीग्रल R जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कौन सा है 6 है, तो R इक्वल टू 6 तक ये इनइक्वालिटी कैसी होती ट्रू होती। R इक्वल टू 6 तक ये इनइक्वालिटी कैसी होगी ट्रू, फिर कैसी हो जाएगी पलट जाएगी। तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। छाप लो, छाप लिया। ये निकालो 5+2x⁵15 जब x कितना हो 2/3 हो, 5+2x⁵15 जब x 2/3 हो, तो तुम्हें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। ट्राई करो, एक मिनट में आना।
ठीक है, कौन सा आया? फोर्थ टर्म आया क्या? सबका आगे क्या? शांत जाओ। चलो, क्या किया? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टी आर प्लस वन अपॉन कितना? टी आर। बात कम करो। टी आर प्लस वन क्या बनेगा? 15 सी आर, 2x पे कितना? आर, और 5 पे कितना आएगा? 15 माइनस का आर, और टी आर कितना आएगा? 15 सी आर माइनस वन, 2x पे कितना? आर माइनस वन, और 5 पे कितना? 16 माइनस का आर। और इसको सॉल्व करते किसके लिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। दिस अपॉन दिस, देखो एक आगे पीछे है, तो 16 माइनस आर ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? आर। ऊपर एक 2x ज्यादा, नीचे एक 5 ज्यादा, और x के लिए दी होगी 2/3, तो x के लिए 2/3 रखते, तो कितना आएगा? 4/15, तो कितना था? 64 माइनस का 4r, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 15r। अच्छा, मैं इस r को इधर भेज सकता हूँ कैसे? इस r को मैं ऐसे भेज सकता हूँ सीधा? r पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। याद है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी को भेज सकते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी को भेजते नहीं, भेजते ना। इनइक्वालिटी नहीं तो चेंज करना पड़ता। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 64 बाय कितना? 19, यह था अपना। तो ये कितना था? 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट जितने में 4 मान लो, जो भी है यहाँ तक आया। तो यहां पर सर ना, सबसे ग्रेटेस्ट आर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, आर इक्वल टू 3 होगा। सबसे लार्जेस्ट आर की वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, आर इक्वल टू 3 है। तो आर इक्वल टू 3 तक ये इनइक्वालिटी ट्रू चलेगी। आर इक्वल टू 3 रखो, तो T4 अपॉन T3 तक ये इनइक्वालिटी ट्रू चलेगी। अच्छा, ये समझ में आता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, मैं ग्रेटर देन 1 क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि समझना, जो इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी आर इक्वल टू 3 पे थोड़ी है। इक्वेलिटी तो एग्जैक्टली 3.4 पे आती ना। जब तुम एग्जैक्टली आर के लिए 3.4 यूज करते तब जाके इक्वेलिटी आती, बट हम लोग आर क्या यूज कर रहे हैं? 3 यूज कर रहे हैं, तो यहां पर सोचो इक्वेलिटी नहीं आएगी। इसलिए मैं क्या बोला कि अगर तुमने आर एग्जैक्टली 3.4 यूज किया होता तो यहां पर क्या यूज करते? इक्वल टू 1 यूज करते, बट हम तो आर कुछ छोटे यूज कर रहे हैं ना। नहीं आया। मींस आर जब 3 यूज करोगे तब तक ये इनइक्वालिटी ट्रू है, और जैसे ही आर इक्वल टू तुम 4 यूज करोगे ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अभी क्या बता रहा है? T4 T3 से बड़ा है और T4 T5 से भी बड़ा है, तो T4 तुम्हारा क्या होगा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। बिल्कुल नहीं आया ना? सही में आ गया। चलो और देखें, बस बात नहीं करो। शांत। मान लेता 1 प्लस एक्स टू द पावर 17, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है हमें जब x कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है, चलो सेम प्रोसेस। टी आर प्लस अपॉन कितना? टी आर।
क्या निकालते? 17 CR, और यहां से कितना था? x टू द पावर r। नीचे कितना था? 17 CR माइनस 1, x टू द पावर कितना? r माइनस 1। यहां से कितना था? 18 माइनस r अपॉन r, ऊपर कितना था? एक x, और x की वैल्यू कितनी है? 1/5। तो 18 माइनस r अपॉन r 1 कितना? 5, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 1। तो 18 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 5r। तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 6r। r लेस देन और इक्वल टू कितना? 3। इस बार सबसे बड़ी r की वैल्यू जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी कौन सी है? 3। तो मैं इस बार जो सबसे बड़ी r की वैल्यू है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है वो r इक्वल टू 3 है। और इस बार ध्यान देना, r इक्वल टू 3 यहां पर जो इक्वलिटी होल्ड करेगा, मीन्स जब तुम r इक्वल टू 3 यूज करोगे, जब तुम r इक्वल टू 3 यूज करोगे, ठीक है ना? अपन ने इसके लिए सॉल्व किया था। जब हम r इक्वल टू 3 यूज करेंगे, इस बार क्या होगा? इक्वल टू क्या आएगा? 1। पिछला इस बार r इक्वल टू 3 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी ना, तो r इक्वल टू 3 पे यहां भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। और जैसे r तुम 4 रखोगे, ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी? रिवर्स। तो इसका मतलब क्या है? T4 और T3 कैसे हैं? बराबर। और T4 क्या T5 से बड़ा। तो इस बार बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा है? इस बार T3 एंड T4 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। शायद समझ में आ गया होगा। इस बार दोनों ही तुम्हारे क्या होंगे? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। तो समझ में आया इससे? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अगर यहाँ पे सर ना, अगर r लेस देन इक्वल टू कुछ अगर नॉन इंटीजर बनता है, नॉन इंटीजर बनता है, तो एक ही न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म आता है। बट अगर इनइक्वालिटी में r लेस देन इक्वल टू कुछ अगर इंटीजर बन जाए, तुम्हारे वो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे। समझ में आया? एक मिनट। चलो यहां तक आ सको ना। एक और चीज ध्यान रखना, शांत ध्यान दो। अगर समझना मैं 2 + 3x टू द पावर 15 एक्सपांशन करूं और x रखता हूं लेट्स सपोज 1/3, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कुछ आता। और अगर मैं 2 - 3x टू द पावर 15 का एक्सपांशन करूं और सेम x इक्वल टू रखूं कितना? 1/3, तो भी एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आता। तो समझना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में जो न्यूमेरिकली का मतलब होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकली मतलब क्या?
मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म। मतलब हमें नहीं मतलब कि वो पॉजिटिव वाला टर्म है कि नेगेटिव वाला टर्म है। अगर उसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहते हैं। न्यूमेरिकली का मतलब होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्या तुम सोच सकते हो कि इन दोनों ही केस में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आता है वो सेम आता? इन दोनों ही केस में सोचो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सोचो इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें सोचो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। तो वर्स्ट केस में क्या होता है, इसमें जो टर्म पॉजिटिव आता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, यहाँ पे वो कैसा आता है, नेगेटिव। बट अपन को तो मैग्नीट्यूड वाइज बताना है ना, तो भले उसमें नेगेटिव का साइन ही क्यों ना लगाओ, वो तब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहलाएगा। हमें साइन से मतलब ही नहीं है कि वो टर्म पॉजिटिव का आया कि नेगेटिव का आया। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म अगर वो है तो उसी को हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहेंगे। ये चला मैं क्या बोलना चाहता हूं, मीन्स एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है उसमें यहां पे जब x बचता है, सो ना यहाँ पे जब तुम्हारा x बच रहा होगा, जब तुमने x के लिए पुट करी होगी तो यहाँ पे कितना आया होगा, 2x/5 बचा होगा। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं मॉड, यूज मॉड। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पॉजिटिव का x छाप रहे हो कि नेगेटिव का छाप रहे हो, समझ गए ना। अगर नेगेटिव आ भी गया तो भी हम कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इसका न्यूमेरिकली ग्रेडेशन बताओ, तो मैं इसकी जगह पे इसका निकाल लूं। ये नहीं आ रहा होगा ना, चलो थोड़ा बता। अगला एग्जांपल देखने, मान लो था सॉल्व फॉर x फॉर which T6 is numerically greatest. Solve for x for which T6 is numerically greatest in 5 plus 3x to the power 15। x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस एक्सपांशन में T6 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाए। क्वेश्चन क्या इस बार, चलो क्या करें बताओ। तो अभी भी हम लोग वही करते हैं, टी आर प्लस वन अपॉन कितना, टी आर प्लस वन कितना आएगा 15 CR। शायद सर में आ गया, ऊपर एक 3x बचेगा, नीचे क्या बचेगा 5। अभी तक तो आ गया होगा, अरे नहीं आ रहा। और अभी हमने बात किया कि क्योंकि हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मॉड लगा दूं। और इसको हम किसके सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो कितना आएगा 16 माइनस आर बाई कितना r, और यहां से कितना आएगा 3 mod x बाई कितना 5। बोलो है ना। तो यहां से कितना था 48 mod x है ना, यहां से 5r प्लस 3 mod x इंटू आर, 3 mod x इंटू कितना r कॉमन ले ले तो कितना था 48 mod x अपॉन कितना 5 प्लस का 3 mod x। मैं तो कहा कुछ तो बोल दो पहले, यहाँ तक मेरे सबसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लग गया। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे T6 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनाना है, अगर मुझे T6 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनाना है तो R लेस देन इक्वल टू यहां क्या क्या आ सकता है, यहां क्या क्या आ सकता है ताकि T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बन जाए। 5 आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। इक्वलिटी आएगी नहीं आएगी,
मान लो अगर r लेस देन इक्वल टू 5 बन जाता तो क्या T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आता कि नहीं आता? अगर r लेस देन इक्वल टू 5 बनता तो r इक्वल टू 5 रखते तो T6 अपॉन T5, तो जो इक्वल टू 1 करते क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो T6 बिल्कुल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आता। अगर r लेस देन इक्वल टू 5.1 आया था तो क्या T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आता कि नहीं आता? 5.1, तो ग्रेटेस्ट r की वैल्यू कौन सेट कर रही है? 5, तो T6 अपॉन T5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो भी T6 ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आता। तो समझ में आ रहा है, चाहे यहाँ पे r 5.1 बन जाए, 5.2 बन जाए, 5.3 बन जाए और 5 पॉइंट क्या बन जाए 9, हमेशा T6 ही ग्रेटेस्ट आता। क्या r लेस देन इक्वल टू 6 में T6 आता कि नहीं आता? r अगर लेस देन इक्वल टू 6 बन जाए तो क्या T6 ग्रेटेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो r लेस देन इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू 6 छाप दो, तो T7 अपॉन T6 ध्यान देना इक्वलिटी होल्ड करेगी, और T7 और T6 कैसे होंगे? बराबर, और अभी भी तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट T6 से होगा, ये नहीं आया होगा। मींस r लेस देन इक्वल टू इस साइड, यहां पर सोचो 5 दिख जाए, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9 या 6 भी दिख जाए, हर वो केस में T6 ही ग्रेटेस्ट होता। मींस r लेस देन इक्वल टू जो भी बना, ये चीज कहां से कहां जानी चाहिए? 5 से लेके 6 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट इन 5 एंड 6। मींस अगर मुझे T6 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बनाना है, अगर मुझे T6 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बनाना है, तो r लेस देन इक्वल टू जो भी बना, r लेस देन इक्वल टू जो भी बना, ये चीज किसके बीच में होनी चाहिए? 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो r लेस देन इक्वल टू जो भी बना, ये चीज मींस 48 mod x अपॉन कितना? 5 प्लस का 3 mod x, दिस शुड लाई बिटवीन कितना? 5 से लेके कितना? 6। ये समझ में आया? बस ये स्टेप मेन है, समझ में आया? r लेस देन इक्वल टू यहां जो भी बन रहा है, ये चीज अगर 5 और 6 के बीच में अगर हो गई तो पक्का T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा ना, ये नहीं है क्या? तो जो ना r लेस देन इक्वल टू अगर यहाँ 5.1 बनता तो भी काम बन जाता, 5.2 बनता तो भी हो जाता, 5 बनता तो भी हो जाता, 6 होता तो भी हो जाता। मीन्स ये चीज 5 और 6 के बीच में अगर हो जाए तो अपना काम बन जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सेट भेज दो, इसको सेट भेज दे, तो इसको सेट भेजते पहले 48 mod x लेस देन इक्वल टू, यहां से कितना आएगा? 30 प्लस का कितना? 18 mod x, और यहां सॉल्व करते तो कितना आता? 25 प्लस का कितना? 15 mod x, है ना। यहां सॉल्व करते तो कितना? 30 mod x लेस देन इक्वल टू कितना? 30, तो mod x इज लेस देन इक्वल टू कितना? 1। तो बोल दो, इन दोनों को सॉल्व करते तो इधर से इधर जाता तो कितना आता? 33, तो 33 mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 25, तो mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 25 बाय कितना? 33। ठीक है, चलो mod x लेस देन इक्वल टू 1 कब कब होता है? जब x कहां से कहां जाए? mod x को अगर 1 से छोटा होना है तो x कहां से कहां जाएगा? -1 से 1। mod x को 1 से छोटा करना है तो x कहां से कहां होगा? -1 से 1 होगा, याद है? mod x को अगर 25/33 से बड़ा करना है तो x कहां से कहां होगा? तो x या तो हो जाए 25/33 से बड़ा, या तो हो जाए 25/33 से बड़ा, या -25/33 से छोटा। ये याद नहीं होगा, याद करो। mod x को अगर 2 से बड़ा होना है तो क्या कहते थे? या तो x 2 से बड़ा हो जाए, या तो x क्या हो जाए? -2 से छोटा हो जाए। तो जो दोनों केस में अगर mod लोगे तो 2 से कैसे आएगा? बड़ा आएगा। कुछ याद आया? तो mod x को अगर 25/33 से बड़ा होना है तो x हो जाए या तो 25/33 से बड़ा या -25/33 से छोटा। और हमें क्या करना था? हमें ये दोनों इनइक्वालिटी एक साथ ट्रू करानी थी, तो दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। बोलो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते
देखो 25 बाई 33 से लेके कितना 1, ये 1 छूटा है ना, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 25 बाय 33 से लेके कितना 1 यूनियन -1 से लेके माइनस का 25 बाय 33. दिस विल बी द आंसर. ये नहीं आया होगा. पूछ लो कौन सा पार्ट नहीं आया इसमें, कौन सी चीज में नहीं है, पूछ लो एक बार. सर मैंने क्या क्या किया, पहले यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया, फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, दो इनइक्वालिटी बन गई, इन दोनों को सॉल्व करना था और दोनों का क्या लेना था इंटरसेक्शन. ठीक है ना. मैं मान के चलो मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करना आते हैं तुम लोगों को. चलो ऐसा सीखे. चलो आगे चले, यहाँ तक आया पक्का. चले आगे. चलो अगले लिखना कोएफिशिएंट्स इन ट्राइनोमियल एक्सपांशन. देखना बाइनोमियल एक्सपांशन में तो हम लोग कोएफिशिएंट निकालना सीख गए थे. अब अगर बाइनोमियल ना आए, कुछ ट्राइनोमियल टाइप की चीजें आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर मान लो होता 15. मान लो पूछा जाए फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 एंड z टू द पावर 5. इसके एक्सपांशन में मान लो पूछा जाए इस चीज का कोएफिशिएंट कितना होगा. ठीक है. चलो अच्छे से गौर करना. तो देखो हम लोगों को सिर्फ बाइनोमियल एक्सपांशन ही करना आता है, बोलो है ना. तो बाइनोमियल एक्सपांशन ही करना आता है तो क्यों ना इसको बाइनोमियल मान ले. इसको एक टर्म मानो, इसको सेकंड टर्म मानो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म टू द पावर 15. क्या मैं इसका टीआर पर्सन लिख सकता हूं. तो इसका टीआर पर्सन क्या लिखूंगा 15 सी आर. इस पर कितने चढ़ेगा आर, इस पर कितने चढ़ेगा आर, और इस पर कितने चढ़ेगा बोलो 15 माइनस का आर. है ना. पक्का. ठीक है. मैंने कहा 15 सी आर, इस पे और इस पे कितने चढ़ेगा 15 माइनस का आर. यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब इसके बाद तो जो ये खुद एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, ये खुद एक बाइनोमियल एक्सपांशन है आगे ना. तो अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपांशन का अब t के प्लस 1 टर्म निकालने की कोशिश करूं, इस एक्सपांशन का मैं t के प्लस निकाल सकता हूं क्या. कितना नहीं का. देखो ये 15 से तो बैठा ही है, यहां से t के प्लस 1 तो 15 माइनस आर सी के, 15 माइनस आर सी के. इस पर कितने चढ़ेगा के, y पर कितने चढ़ेगा के,
और x पर क्या चढ़ेगा, दिस माइनस के, तो x पर कितना चढ़ेगा 15 माइनस आर माइनस के, और z पे तो पहले से क्या बैठा हुआ था r। समझ में आया? अब इस पे अच्छे से गौर करो, हमें क्या चाहिए था, x की पावर 4, y की पावर 6 और z की पावर 5। तो इसमें गौर से देखो और बताओ z की पावर 5 के लिए कौन सा वेरिएबल क्या रखूं, z की पावर 5 बनाने के लिए किस वेरिएबल को क्या रखें। z की पावर यहाँ r दिख रहा है, तो अगर मुझे z की पावर 5 चाहिए तो पक्का है r की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 5। ठीक है भाई। y की पावर 6 चाहिए, तो y की पावर 6 के लिए किस वेरिएबल को क्या रखो, a को क्या रखना पड़ेगा 6। और जो r और k फिक्स हो गया तो सब फिक्स हो जाएंगे, तो कितना है 15c, r के लिए 5, 15c 5, 15 माइनस r, ठीक है, r कितना था 5, तो कितना आएगा 10c 6, 10c 6, और x पे कितना आएगा देखो 15 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है ना, 15 माइनस 5 माइनस 6, तो कितना आएगा 4, y की पावर कितना 6 और z की पावर 5, तो कोएफिशिएंट कितना आ गया 15c5 इंटू कितना 10c6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 15c5 कितना होता है 15 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, और 10c6 कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बाय कितना 6 फैक्टोरियल, ये करता तो कितना आता 15 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और कितना 6 फैक्टोरियल। सही में आया ये सब, बोलो। मान लो इसी में अगर पूछ लिया होता कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, y टू द पावर 2 and z टू द पावर y टू द पावर 3, z टू द पावर 4, कैसे निकालते, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, y की पावर 3, z की पावर 4, तो किस वैल्यू को क्या रखते, तो z की क्या चाहिए था 4, तो r कितना रखते 4, और y की कितना चाहिए था 3, तो k कितना रखते 3, तो कोएफिशिएंट कितना था 15cr, तो 15c4 एंड 15 माइनस r मतलब 11ck, क्या था। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 11 से 11 कटता, तो कितना आया 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। थोड़ा बहुत आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है अच्छा तुम लोगों को, क्या पैटर्न दिख रहा है, हाँ पैटर्न क्या दिखा, सही बात है, जरा देखना यहां देखना, हमें x की पावर 4, y की पावर 6 और z की पावर 5 का क्वेश्चन चाहिए था, तो ऊपर क्या था 15 फैक्टोरियल, और हमें नीचे चाहिए x की पावर 4, y की पावर 6 और z की पावर 5, तो 4 6 और 5, 4 6 और 5 उनके फैक्टोरियल से सीधा क्या दे दो डिवाइड। इधर क्या चाहिए था 8 3 और 4,
तो सीधा 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से क्या दे दो, डिवाइड। मीन्स हमें बस ये सोचना था, शांत जाओ, जैसे अगर मान लो पूछा होता x टू द पावर 7, y टू द पावर 7, z टू द पावर 1, तो बस मुझे ये सोचना है कि x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 15 में किस टर्म पर कितनी पावर चढ़ाएं ताकि ऐसा बन जाए। तो x की पावर 7 कब आएगा, जो इस पर कितना चढ़ेगा, 7। y की पावर 7 कब आएगा, जो इस पर कितना चढ़ेगा, 7, और इस पर कितना चढ़ेगा, 1। और एक बार तुम्हें ये पता चल गया कि किस पर कितना चढ़ाने से काम बन रहा है, तो सीधा इतने के फैक्टोरियल से डिवाइड दे दो। तो 15 फैक्टोरियल बाय कितना, 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। और इस टर्म पर कितना चढ़ता, 7। इस टर्म पर कितना चढ़ता, 7। और इस टर्म पर कितना चढ़ता, 1। थोड़ा सा आया, सही में आ गया। चलो और देखो, मान लिया होता, ध्यान अच्छे से, 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टू द पावर 12, हमें कोफिशिएंट चाहिए किसका, x की पावर 4 और y की पावर 9 का। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, नेट पावर का सम हमेशा n के बराबर होना चाहिए। नेट पावर का सम हमेशा किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ठीक है, यहां चेक कर सकते हो इन सब की पावर का सम, देखो इन सबको ऐड करो, r सर कटता, k से k कटता, कितना आता है, 15। समझ गए ना। चलो, x की पावर 4 और y की पावर 9, तो बस मुझे इतना बताओ, x की पावर 4 और y की पावर 9 लाने के लिए किस टर्म पर कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी। x की पावर 4 के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ता, 2। y की पावर 9 के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ता, 3। नेट पावर कितनी है, 12। 5 चले गए तो बचे 7, पक्का इस पे जाएंगे। नेट पावर तो सब पे चढ़ेगी ना, तो इस पे 2 चढ़ा दो, इस पे 3, और इस पे कितना, 7। अब इस पे 7 चढ़ाए, इस पे 2, इस पे 3, तो ऐसे क्या लिखूंगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। बट गौर करना, इस टर्म पर कितना चढ़ेगा, 7, 3 की पावर 7। इस टर्म पर कितना चढ़ेगा, 2, एक 2 की पावर 2 आएगा। और इस पर कितना चढ़ेगा, 3, तो 1 की पावर 3 आएगा। पिछले केस में क्या था कि एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट 1 थे, तो दिखा नहीं वो। समझ में आया। मैं सिंपली बस ये पता कर लो कि किस टर्म पर कितनी पावर चढ़नी है, उतने के फैक्टर से डिवाइड दे दो और हर एक टर्म पे उतनी पावर चढ़ा दो। है ना, एक्चुअली बाइनोमियल में भी यही होता था, लोगों ने शायद कौन ना किया हो। 2 प्लस 3x पे अगर 9 है, अब मुझे x की पावर 4 चाहिए, तो देख लो इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा, x की पावर 4 के लिए 4, बच्चे 5 इस पे जाएंगे। और एक बार हमें ये पता चल गया कि किस टर्म पर कितनी पावर चढ़ानी है, उतने के फैक्टर से क्या दे दो, डिवाइड। एक 5 फैक्टर और एक 4 फैक्टर, इसकी पावर चढ़ा दो 5 और इसकी पावर चढ़ा दो कितना, 4। एक ही बात है, यही 9c4 बनता था। चार है असल में, तो समझ में आ रहा है, ये सिर्फ ट्राइनोमियल के लिए नहीं, कितने के लिए भी ट्रू होगा।
ये 4 टर्म्स की पावर अगर n होता तो भी ट्रू होता। जा रहा नहीं आ रहा। मान लो अगर पूछा होता x टू द पावर 9 इंटू वाई टू द पावर 6, इसका कोफिशिएंट x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 6, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? तो जो तो x की पावर 9, तो इस पर कितना चढ़ाएं ताकि x की पावर 9 आ जाए? कुछ नहीं हो सकता। इस पक्का कोफिशिएंट कितना आएगा? 0। ठीक है, इस पर तुम कितना भी पावर चढ़ा लो, x की पावर 9 थोड़ी बना पाओगे। बोलो है ना। x की पावर 12, y की पावर 12, तो इस पर कितना चढ़ाए? x की पावर 12, इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा? 6। y की पावर 12 के लिए 4 4 10, तो इस पर कितना आएगा? 2। तो ऐसे कितना लिखूं? 12 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और कितना? 4 फैक्टोरियल। इस पर कितना चढ़ता? 2। इस पर कितना चढ़ेगा? 6। आया थोड़ा बहुत, सही में आ गया। थोड़ा बताया कि अब सुनना, अब अगर बाइनोमियल की जगह कुछ भी, अगर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स की पावर भी कुछ अगर आ जाए, तो बस तुम्हें बस इतना सोचना है कि किस पर कितना चढ़ाए ताकि काम बन जाए, सीधा उतने के फिटनेस से डिवाइड दे दो। अब याद करना, हम लोगों ने छोड़ा तो क्या कोफिशिएंट्स निकालना सीखे थे, a0, a1 और a2, याद है? लेकिन उससे हम लोग ज्यादा आगे तक नहीं निकाल पाते थे। जैसे 1 प्लस का 2x माइनस का कितना? 3x का स्क्वायर, इसकी पावर मान लो 15 होता। याद करो, इसके एक्सपांशन हम लोगों ने a0, a1 और a2 निकालना सीखा था। कैसे सीखा था? a1 कैसे निकालते थे? a1 कैसे निकालते थे? डिफरेंशिएट करके फिर x के लिए क्या चाहते थे? 0। a2 करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0। तो पहले 3 और आखिरी 3 निकाल पाते थे। आखिरी 3 कैसे निकालते? पहले x को 1/x से रिप्लेस करते थे, पूरी सीरीज पलट जाती थी, फिर सेम प्रोसेस। लेकिन मान लो मुझे अगर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए होता, तो क्या बता सकते हो x की पावर 4 कैसे बनाऊं? इस बार समझना, x दो दो जगह से मिल रहा है, तो समझना इस बार बनेंगे केसेस। x की पावर 4 बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, एक तरीका तो ये कि इस पर 2 चढ़ा दो, इस पर क्या चढ़ा दो? 2, तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो इस पर कितना चढ़ेगा? 0। और टोटल 15 पावर्स थी, तो बची 13 पावर्स इस पे चढ़ेंगी, पहला केस। और बताओ केस कौन सा बनेगा? इस पर कितना चढ़ा दो? 1। इस पर 1 चढ़ाओगे तो x की पावर 2 आएगा, तो इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा? 2 चढ़ाना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 4 बनेगा ना। और बची हुई 12 पावर्स यहां जाएंगी। और कोई केस? इस पे 0, इस पे 4 और इस पे 11। हमारा हो क्या रहा है ये? x की पावर 4 बनाने के लिए किस पर कितनी चढ़ाएं ताकि काम बन जाए? इस केस का आंसर बताओ, कोफिशिएंट कितना आएगा? इस पे 13 चढ़ा, इस पे 0, इस पे 2, तो जो जो पावर तुमने चढ़ाई है उतने के फैक्टोरियल से क्या दे दो? डिवाइड। तो 13 फैक्टोरियल बाय कितना? 2 फैक्टोरियल। इस पर 13, इस पे 0, इस पे 2, तो -3 पे कितना आता? 2। इसका बताओ, 15 फैक्टोरियल बाय कितना? 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इस पे 12, इस पे 2, इस पे 1, तो 2 पे कितना? 2 और -3 पे कितना? 1। और इस केस का आंसर 15 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 11 फैक्टोरियल बाय कितना? 4 फैक्टोरियल। इस पे 11 और इस पे कितना? 4। तो ये आंसर होता।
हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नहीं है क्या? समझ ये कितना आसान है। तो जो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने के लिए उसमें डबल डिफरेंशिएट करके फिर हमने जीरो छापा था। इस तरीके से बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकालें? कितने केस बनेंगे? एक्स स्क्वायर, तो इस पे जीरो, सॉरी इस पे वन, इस पे जीरो, इस पे कितना 14, या इस पे टू, इस पे जीरो और इस पे 13, और कोई केस नहीं होगा ना। इस केस का आंसर 15 फैक्टोरियल अपॉन कितना 14 फैक्टोरियल, इससे 14, इस पे जीरो, इस पे 1, -3 पे कितना 1। इस केस का आंसर 15 फैक्टोरियल अपॉन कितना 13 फैक्टोरियल बाय कितना 2 फैक्टोरियल, इस पे 13 और इस पे कितना 2, आंसर होता। मीन्स बस तुम्हें इतना पता चल जाए कि किस टर्म पर कितनी पावर चढ़ानी है, बस उतने के फिट बैठ दे दो। हाँ, फाइनल से सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। कुछ आया नहीं आया? पक्का? चलो वो देना बुकलेट। तो तुम लोगों को एक्सरसाइज जीएम तक पूरा कर लेना, मतलब O1 O2 S1 S2 और जीएम। O1 O2 S1 S2 कल। हाँ तो क्या कितना कर पाओगे तो बताओ। O1 O2 तो हो चुका है ना। चलो जीएम कर लो, और क्या जेएम कर लो पूरी, है ना। जेएम वाली एक्सरसाइज पूरी कर लो, है ना, मीन्स वाली, हाँ ठीक है। ये तो कर लोगे, जेएम वाली एक्सरसाइज पूरी कर लो बस, है ना। ठीक है, कर लोगे ना। कल तुम लोगों का क्विज है बाइनोमियल का, ये रहा है ना, पूरे बाइनोमियल का, है ना, पूरे बाइनोमियल का कल टेस्ट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, टेस्ट अच्छा आएगा ना। ठीक है ना।